हे गाइस वेलकम। और आज के इस लेक्चर में हम क्वाड को कवर करेंगे। क्वाड की डेवलपमेंट पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये इंडो पैसिफिक में जितनी भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है और पीएसआईआर ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अलग अलग स्कॉलर्स का क्या व्यू है इसमें और किस तरीके से हम कोड को देख सकते हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है इसका, और इवॉल्व कैसे हुआ ये कोड का और इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री इसकी पूरी हम देखेंगे, ये सारी चीजें। और रिसेंटली एक रिपोर्ट ओआरएफ में ये इसमें पब्लिश हुई है, तो इसके भी कई सारी चीजें इस लेटेस्ट एडिशंस इस पूरे लेक्चर में किए गए हैं। है पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए भी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए इसमें कवर करवाया जा रहा है तो जो जीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ठीक ठाक क्लैरिटी इसमें मिलेगी और अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो, पहले यहाँ टॉपिक को समझो। इट सेज कि क्वाड एज ए स्ट्रेटेजी ऑफ सॉफ्ट बैलेंसिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन। सॉफ्ट बैलेंसिंग पे क्वाड कैसे फोकस कर रहा है और हमें क्यों नहीं मानना चाहिए कि क्वाड एक हार्ड पावर के तौर पे राइज करेगी। एक हार्ड पावर का ग्रुप क्वाड नहीं बन सकता। इसके पीछे स्कॉलर्स क्या रीजंस देते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्ट बैलेंसिंग की अगर बात हो रही है तो पहले जान लेते हैं कि सॉफ्ट बैलेंसिंग पीएसआईआर में कॉन्सेप्ट किसने दिया। देखो, जब भी आपने बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उस वक्त आपने टीवी पॉल का नाम जरूर सुना है। ठीक है, पीएसआईआर में नहीं सुना है तो नोट्स में लिख लो आपने। टीवी पॉल ने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सॉफ्ट बैलेंसिंग का। टीवी पॉल क्या कहते हैं? टीवी पॉल कहते हैं कि हार्ड बैलेंसिंग आज के जमाने में फिजिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है हार्ड बैलेंसिंग आज के जमाने में। क्यों? क्योंकि सर, पोस्ट 1990s, post the downfall of Soviet Union, there is something called as complex interdependence between the states। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मतलब जो नेशन स्टेट्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं और इनकी जो इंटरडिपेंडेंस है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसेटेड है, कई सारे सेक्टर्स में ये इंटरडिपेंडेंट है और अकेले ये किसी भी चुनौती का सामना कर ही नहीं सकते। ठीक है, किसी दूसरे स्टेट की सपोर्ट के बिना ये किसी भी अपने इशू के, इवन डोमेस्टिक इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते। इनमें इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है, इनमें स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है, इनमें क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से इंटरडिपेंडेंस है। तो ये जो डिफरेंट सेक्टर्स में इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है, टीवी पॉल इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। सो बिटवीन द स्टेट्स ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बहुत ही ज्यादा राइज कर गई है और ग्लोबलाइजेशन ने इंटीग्रेशन किया है पूरी दुनिया का, एक इंटीग्रेट हो चुका है पूरी दुनिया। एंड नेक्स्ट, माइग्रेशन इज अनदर कॉज। माइग्रेशन से क्या हुआ है कि जैसे इंडिया के लोग ये अब यूएसए में सेटल हो गए हैं, एक बड़ी कम्युनिटी इंडिया की यूएसए में है। अब अगर यूएसए चाहे कि वो इंडिया के खिलाफ कोई भी डिसीजन ले, जैसे आजकल यूएसए काटसा सैंक्शन लगाने की सोच रहा है हर उस कंट्री पे जो कि यूएसए की एडवर्सरी कंट्री के साथ सिक्योरिटी रिलेशंस रख रही है। तो उनमें एडवर्सरी कंट्री एक रशिया भी है और इंडिया रशिया से ले रहा है S-400 मिसाइल सिस्टम। तो ये टीवी पॉल के कॉन्सेप्ट के अनुसार यूएसए इंडिया पे सैंक्शन लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यूएसए और इंडिया की कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। इंडिया अगर साथ छोड़ दे यूएसए का तो यूएसए की इकोनॉमी झर्रा जाएगी। इंडिया अगर साथ छोड़ दे यूएसए का तो यूएसए में जो इंडियन माइग्रेटेड लोग हैं इंडिया के, वो माइग्रेटेड लोग वहां पे गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे। इस वजह से कोई भी स्टेट आज के दौर में हार्श स्टेप नहीं ले सकते हैं, हार्ड पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकते हैं। यही है उनका सॉफ्ट बैलेंसिंग। तो क्या कहते हैं वो, अगर हार्ड पॉलिसी का मतलब है कि आप मिलिट्री कोएलिशन बनाओ किसी कंट्री के खिलाफ, आप उस पर मिलिट्रीली प्रेशर डालने की कोशिश करो, ये हुई आपकी हार्ड पावर, हार्ड बैलेंसिंग, राइट। या आप उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दो, ये हुई हार्ड बैलेंसिंग। हार्ड बैलेंसिंग आप नहीं कर सकते आज के जमाने में एज पर टीवी पॉल कहते हैं कि सॉफ्ट बैलेंसिंग इज द की। सॉफ्ट बैलेंसिंग इज द
न्यू डिप्लोमेटिक टूल अवेलेबल बिफोर द वर्ल्ड। और टीवी पॉल कहते हैं कि सॉफ्ट बैलेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं, सॉफ्ट बैलेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं, बाय इशू बेस्ड कोऑपरेशन। वो सारी चीजें जो एस जयशंकर आजकल कहते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनानी है, बचाए रखनी है। इशू बेस्ड कोऑपरेशन, इशू बेस्ड कोलिशन इंडिया बिल्ड कर रहा है। इशू बेस्ड कोऑपरेशन का मतलब है जो कोऑपरेशन किसी पर्टिकुलर इशू पे बेस्ड हो। इकोनॉमिक इशू पे इंडिया और चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे इंडिया चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब डिफरेंट इश्यूज पे स्टेट्स का डिफरेंट स्टैंड है, दैट इज योर इशू बेस्ड कोऑपरेशन। नेक्स्ट, सॉफ्ट मिलिट्री प्रैक्टिसेस, ये भी एक तरीका है सॉफ्ट बैलेंसिंग बनाने का। जैसे मलाबार एक्सरसाइज होती है इंडिया के बीच, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया हुआ है और एक बार सिंगापुर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो जैसे इस तरीके की जो सॉफ्ट मिलिट्री प्रैक्टिसेस होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, इससे आप सॉफ्ट बैलेंसिंग कर सकते हैं। इससे आप सॉफ्ट प्रेशर्स डाल सकते हैं किसी दूसरी कंट्री पे कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज करे, वो कम एजर्टिव हो थोड़ा, राइट। और क्या है कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी बिकम्स सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ सच ए पॉलिसी। सॉफ्ट बैलेंसिंग का जो मेन फोकस होता है वो आपकी इकोनॉमी होती है और सोसाइटी होती है। सोसाइटी मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया की आजकल वो एक डीजे की टीम चली हुई है ना, वो जो पॉप स्टार्स है नॉर्थ कोरिया के, इनकी वजह से क्या हो रहा है, नॉर्थ कोरिया की सॉफ्ट पावर इज एक्सपेंडिंग, their cultural power is expanding, their social power is expanding। तो इस तरीके के जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक जो चीजें हैं, जो इकोनॉमिक जो स्फीयर्स हैं, वहां पे इंटरवीन करके आप सॉफ्ट बैलेंसिंग क्रिएट कर सकते हो, राइट। ये है टीवी पॉल का कॉन्सेप्ट सॉफ्ट बैलेंसिंग का। अब ये इंडो पैसिफिक में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सर बैकग्राउंड जानना पड़ेगा क्वाड का और इंडो पैसिफिक का, कि क्वाड का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे इवॉल्व हुआ और इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट क्वाड के कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही कैसे इवॉल्व हुआ। इससे पहले आपको ये जान के थोड़ा थोड़ा आप हो सकता है you would be surprised to know this that Indo-Pacific was not even a geopolitical term before the decade of 2000। इससे पहले इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक कहा जाता था। ये देखिए इसमें एक पूरी हिस्ट्री है कि कैसे आपका इंडो पैसिफिक का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे इवॉल्व हुआ। देखो सबसे पहले 1960s से लेकर के 1990s तक इंडो पैसिफिक को इवन इंडो पैसिफिक कहा ही नहीं जाता था, एशिया पैसिफिक इसको कहा जाता था। और आज के दौर में इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पे सबसे ज्यादा जोर देने वाला यूएसए उस वक्त इंडो पैसिफिक कहना पसंद ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को एलिमिनेट करना चाहता था इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स में। इंडो पैसिफिक नाम देने से ये कुछ इंडिया सेंट्रिक, ये एक जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट फील होता था यूएसए को उस वक्त, और इसलिए यूएसए चाहता ही नहीं था कि ये जो रीजन है, यहां मैप नहीं डाला हुआ है मैंने, एक सेकंड मैप ही ले आता हूं मैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, वेयर इज द मैप, एशिया पैसिफिक, दिस इज द मैप, राइट। हम इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यहां इंडो पैसिफिक, इस एरिया की बात हम यहां कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एरिया को यूएसए नहीं चाहता था कि इंडिया सेंट्रिक जियोपॉलिटिक्स इस एरिया में बने। क्यों? क्योंकि इंडिया उस वक्त यूएसएसआर के कैंप में था, लगभग यूएसएसआर के फुल इन्फ्लुएंस के अंडर इंडिया अपना काम उस वक्त कर रहा था। और इस वजह से यूएसए नहीं चाहता था कि इंडो पैसिफिक का जो एरिया है वो इंडिया सेंट्रिक यहां की पॉलिसी किसी भी तरीके से बन पाए। और तभी यूएसए और जो वेस्ट है वो इस एरिया को इंडो पैसिफिक कहने के बजाय एशिया पैसिफिक कहना पसंद करते थे, ताकि वो इसको एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे में इंटरप्रेट कर सके। और जो इंडिया की एंगेजमेंट है यहां पर,
जो इंडिया की एंगेजमेंट है यहां पर उसको कंपैरेटिवली थोड़ा, एक सेकंड, नो इट इज नॉट मूविंग देयर, यस, तो उसको थोड़ा इंडिया सेंट्रिक ना बना के कॉम्प्रिहेंसिवली एशिया सेंट्रिक बनाने की उनकी कोशिश थी। ये हिस्ट्री इस तरीके से इसकी इवॉल्व हुई। और उस टाइम यूएसए की जो पॉलिसी थी, देखिए, इंडिया वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट डेफिनेशन एंड हेंस इंडिया वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेक होल्डर इन दिस रीजन बाय द वेस्ट। इंडिया को वो एक स्टेक होल्डर कंसिडर ही नहीं करते थे इस रीजन में। एंड यूएसए सेंट्रिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उस वक्त इस रीजन में एग्जिस्ट करता था। यूएसए सेंट्रिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसे, देखो, सीटो बना, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फिर नेटो यहाँ पे काफी एक्टिव था। आसियान भी जब ये बना 1970s में, जब आसियान की पहली नींव रखी गई, वो भी लगभग यूएसए के फेवर में ये आसियान उस वक्त प्रो वेस्ट एक यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया गया। सेंटो इंडो पैसिफिक से स्पेसिफिकली डील नहीं करता था, लेकिन एशिया पैसिफिक में एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देने का काम सेंटो ने जरूर किया। सेंटो जो कि आपके ईरान इराक का ये जो एरिया है, जो आपका साउथ ईस्ट, जो आपका वेस्ट एशिया है, यहाँ पे सेंटो ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त काम करती थी और ये प्रो वेस्ट उस वक्त यहाँ काम करती थी। और इस पूरे रीजन में उस वक्त यूएस ने अपने बेसिस एस्टेब्लिश करके रखे हुए थे। तो ये थी जियोपॉलिटिक्स इसकी बिटवीन 1960s to 1990, and entire region was under USA security umbrella without internal security arrangement। यहाँ कोई भी ऐसा इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट था ही नहीं। मतलब चाइना उस वक्त राइज कर नहीं पाया था इंडो पैसिफिक में उतना, और यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं करते थे यहाँ पे लोग। वियतनाम और कंबोडिया के सिवाय यहाँ देश थे ही नहीं इस एरिया में जो कि यूएसएसआर को सपोर्ट करे, राइट। और इवन पाकिस्तान तो था ही, वो तो नेटो का एक एक क्लियर एक साफ सुथरा एजेंट था इस एरिया में, बिल्कुल नेटो का एक सिक्योरिटी पार्टनर था पाकिस्तान उस वक्त। और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी इंडो पैसिफिक के एरिया में जो कि रशिया सेंट्रिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश करने के लिए यहां पे राजी हो। इस वजह से एक इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहां पे नहीं था, एक इंटरनल सिक्योरिटी कोएलिशन यहां पे बन ही नहीं पाया इंडो पैसिफिक के अपनी कंट्रीज का अपना कोएलिशन। इवन यूएसएसआर वाज नॉट एबल टू चैलेंज यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि भैया यूएसए हर जगह फैला हुआ था। ये देखो, लुक एट दिस मैप, यूएसए हर जगह फैला हुआ था। कुवैत, बहरीन, कतर, जिबूती में तो बहुत पहले से यूएसए के ये सारे बेसिस है। डिएगो गार्सिया में और यहाँ सिंगापुर में ये बहुत पुराने इनके बेसिस है यहाँ पे। तो यूएसए अपने को काफी ज्यादा फैला चुका था इस रीजन में, इसलिए जो यूएसएसआर है, रशिया का जो प्रेडेसर था, वो भी इसे चैलेंज नहीं कर पाया उस वक्त का जो ये जियोपॉलिटिकल यहाँ पे सिनारियो बन रहा था। नेक्स्ट, उसके बाद आता है सर, चाइना की इकोनॉमी ओपन हुई। ये एक लैंडमार्क एक एक इवेंट था इंडो पैसिफिक के हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी अनाउंसमेंट इस 1978 में जो चाइना के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो 1978 में चाइना की इकोनॉमी को ओपन किया, उसने कई सारे डोर्स इस पूरे इंडो पैसिफिक में ओपन किए। एंड 1990s तक चाइना ने इंटरनली काफी ग्रो किया। चाइना ने इस एरिया में इंटरवीन किया ही नहीं, वो इंटरनली अपने अंदर फोकस करते रहे, वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में फोकस करते रहे। लेकिन फिर 2000 तक आते आते चाइना बिकेम असर्टिव अबाउट साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में इन्होंने अपना जो स्टेक है इसको एजर्ट करना शुरू कर दिया। ये बोलना शुरू कर दिया इन्होंने कि साउथ चाइना सी इज द पार्ट ऑफ चाइना, और वन चाइना पॉलिसी पे इन्होंने और ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया बाय 2000 ईयर। और इट स्टार्टेड ब्लेमिंग यूएसए एंड नेटो फॉर डिस्टेबलाइजिंग द रीजनल पॉलिटिक्स। ये वो टाइम था जब अब चाइना ठीक ठाक मात्रा में ग्रो कर रहा था, एंड the global community was assuming that China would be able enough to challenge USA security umbrella in the region
इन नेक्स्ट डेकेड। जब चाइना को ये भरोसा हो गया कि हम अब राइज करने वाले हैं इकोनॉमिकली। देखो 2000 का ईयर, उस टाइम चाइना उतना राइज किया नहीं था, लेकिन इनको भरोसा था कि डेफिनेटली इकोनॉमिकली हम इतना राइज कर जाएंगे नेक्स्ट डेकेड में कि वी विल बी एन important factors in determining the geopolitics of the region। इसीलिए उन्होंने 2000 तक आते आते अब यूएसए और नेटो को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इस एरिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है यूएसए और नेटो। फिर आता है सर 2000 के बाद की यूएसए की दो नई पॉलिसी आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूएसए ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया और उन्होंने दो अपनी पॉलिसीज लाई, एक पिवट एशिया पॉलिसी, दूसरा सीपीटीपीपी। सीपीटीपीपी देखो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप फॉर ट्रांस पैसिफिक, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप करके ये साइन किया था यूएसए ने, और इसमें ये सारी कंट्रीज इसमें शामिल होनी थी जो पैसिफिक एरिया की कंट्रीज थे। ये एक तरीके का इकोनॉमिक ग्रुपिंग था। तो इकोनॉमिकली एरिया को डोमिनेट करने के लिए यूएसए ने प्रपोज किया कि हम सीपीटीपीपी करके एक पार्टनरशिप लाएंगे, एक फ्री ट्रेड एरिया यहां पे क्रिएट करेंगे ताकि यूएसए की डोमिनेंस इकोनॉमिकली इस रीजन में बनी रहे, और जो चाइना ग्रो कर रहा था उसकी ग्रोथ को यूएसए टैकल कर पाए इस रीजन में, चाइना को रोक पाए इस रीजन में अपने इकोनॉमिक फेंग्स को एक्सपेंड करने से। इसलिए इन्होंने इकोनॉमिकली इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए एक पॉलिसी लाई, सीपीटीपीपी पार्टनरशिप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और 2018 तक आते आते देखो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे काम किए हुए हैं यूएसए में, मतलब जो यूएसए वालों ने पहले बनाया वो सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप तोड़ के गए। तो 2018 में सीपीटीपीपी से भी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी यूएसए ने विड्रॉ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इट इज नॉट इन यूएस इंटरेस्ट और बड़ा पुराना ये एग्रीमेंट है एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसीज ऑफ द टाइम, इसलिए हम विड्रॉ करते हैं इस एरिया से। तो अब ये डाई कर चुका है सीपीटीपीपी, जो कि इकोनॉमिक डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जो पिवट एशिया पॉलिसी है ये पॉलिटिकली डोमिनेट करने के लिए इन्होंने पिवट एशिया पॉलिसी लाई। तो पॉलिटिकली एरिया को डोमिनेट करने की जो उनकी पॉलिसी थी उसे कहते हैं पिवट एशिया पॉलिसी, और इकोनॉमिक डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का दो एक प्रोपेगेंडा इस एरिया में फैलाना शुरू कर दिया। और फिर ये हम बात कर रहे हैं 2000 के डेकेड की। और फिर आता है सर यूएसए और जापान। इन्होंने अब ओपनली कहना शुरू कर दिया कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, देयर शुड बी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर नेविगेशन पर्पस, कि भैया इंडो पैसिफिक पे सबका अधिकार है। चाइना जो अपनी एजर्टिवनेस दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, और चाइना जो इस एरिया में ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और इंडो पैसिफिक को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको टैकल करने के लिए यूएसए और जापान ने अब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का नारा दे दिया कि भाई इंडो पैसिफिक ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए सबके लिए। समझ रहे हो? अब वेस्ट डिफेंसिव मोड में आ चुका था। पहले ऑफेंसिव मोड में, डोमिनेटिंग मोड में कौन था? वेस्ट। भैया वेस्ट के ये सारे सिक्योरिटी अम्ब्रेला थे, सीटो, सेंटो, नाइटो, है ना, ये सारे प्रो वेस्ट अम्ब्रेलाज थे। लेकिन अब चाइना के राइज के साथ साथ जैसे ही 2000 के डेकेड में चाइना का राइज हुआ, अब वेस्ट डिफेंसिव मोड में आ गए। एंड इसी के चलते क्वाड की फाउंडेशंस रखने की सबसे पहले बात चली सुनामी कोर ग्रुप के रूप में। 2004 में एक ग्रुप बना था सुनामी कोर ग्रुप। आपको पता है 2004 में एक सुनामी आई थी बड़ी भीषण, और जो जापान है खास तौर पे इसका एक वर्स्ट सफरर था। बड़े सारे लोग इसमें मरे थे, एक लाख 1.5 लाख तक के लोग थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर। तो इतनी ये एक भीषण सुनामी इस एरिया में आई थी। इसके चलते इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने सुनामी कोर ग्रुप बनाया 2004 में। फिर 2007 में जापान का जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त शिंजो आबे, उन्होंने पहली बार प्रपोज किया कि भैया इसको ना एक क्वाड का नाम दे देते हैं और एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। फिर 3-4 साल तक ये चला और फिर ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप से विड्रॉ कर दिया था 2012 तक आते आते। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की चाइना के साथ
बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन बढ़ गई थी, वो इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट थे और चाइना काफी नाराज था इस ग्रुपिंग से। वो इंडो पैसिफिक का नाम ही नहीं देना चाहता था इस एरिया को। चाइना चाहता ही नहीं था कि इंडिया सेंट्रलिटी वेस्ट की पॉलिसी में इंक्लूड की जाए, तो वेस्ट की पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक बने वो चाहता ही नहीं था चाइना। ठीक है, इसलिए फिर चाइना नाराज होने लग गया ऑस्ट्रेलिया से और मजबूरी में आके ऑस्ट्रेलिया को विड्रॉ करना पड़ा। फिर 2014 तक आते आते ऑस्ट्रेलिया फिर से ज्वाइन कर गया कोड में, और 2017 में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बिगुल बुझाया, बोला कि भाई कोड को रिवाइव करो। तो 2017 तक आते आते अब कोड एक बार फिर से न्यूज में आना शुरू हो गया और अब एक इंपॉर्टेंट मिनीलेटरल बन गया। ये है आपकी क्वाड की फॉर्मेशन का, इस पूरी जियोपॉलिटिक्स का हिस्ट्री आपके लिए जानना इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि पर्सपेक्टिव एक बार क्लियर हो जाए। अब देखेंगे कि भैया क्वाड को आप कैसे एक हार्ड पावर की तरह नहीं देख सकते, ये क्यों एक सॉफ्ट बैलेंसिंग का तरीका है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो क्वाड ये फॉर्म हो रहा है, क्या आप इसको सिर्फ एक सिक्योरिटी डायलॉग मानेंगे? क्वाड का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इन द रीजन। ठीक है, तो क्या आप सिर्फ इसे सिक्योरिटी डायलॉग मानेंगे? नहीं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं, आप इसे सिक्योरिटी डायलॉग मान ही नहीं सकते। सिर्फ सिक्योरिटी डायलॉग आप इसे मान ही नहीं सकते। इवन आप इसे अगर एक कोएलिशन कहेंगे तो वो एक एक्सेजरेशन होगी, ये एक मिलिट्री कोएलिशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही इसका नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हो, लेकिन इसके जो एम्बिशन है और जिन जिन फील्ड में ये काम कर रहा है वो फील्ड्स बहुत डाइवर्स है। ये इकोनॉमिक फील्ड में काम कर रहा है। अभी जो रिसेंटली क्वाड की जो फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई थी आपके कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, उसमें कुछ इकोनॉमिक एम्बिशंस क्वाड के मेंबर्स ने अपने सामने प्रपोज किए। उनमें से एक था कि भाई दुनिया में 1.2 बिलियन वैक्सीनेशन क्वाड के अंडर करवाई जाएगी। साउथ ईस्ट एशिया में क्वाड के कोऑपरेशन से वैक्सीनेशन करवाई जाएगी और इंडिया में वो सारी वैक्सीन प्रोड्यूस होनी थी। ऑस्ट्रेलिया ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करनी थी वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, और यूएसए और जापान ने फाइनेंसिंग करनी थी वैक्सीनेशन प्रोडक्शन की। ठीक है, तो ये एक पूरा उन्होंने आर्किटेक्चर क्रिएट किया और इकोनॉमिकली रीजन को डेवलप करने के लिए इसमें कमिटमेंट्स रखी गई। तो क्या ये सिर्फ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी में भी फोकस कर रही है, पॉलिटिकल फील्ड में भी ये चारों कंट्रीज बहुत ही ज्यादा हेवीली इंटीग्रेटेड है। 2+2 डायलॉग इंडिया के चारों कंट्रीज के साथ होते हैं। जितनी भी क्वाड की चार ये कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, इंडिया और इन चारों कंट्रीज के साथ 2+2 डायलॉग होती है। 2+2 डायलॉग मतलब 2 मिनिस्टर इंडिया के, 2 मिनिस्टर यूएसए के या ऑस्ट्रेलिया के या जापान के। 2 मिनिस्टर कौन कौन? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स और आपके डिफेंस मिनिस्टर। इनकी हर साल एक 2+2 मीटिंग होती है। ठीक है, और ऑल आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन द रीजन। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लेवल की पार्टनरशिप है। देखो, पार्टनरशिप के भी तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग लेवल हैं। कुछ को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक और बड़ी आती है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस तरीके के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, इनमें इंडिया की एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इन सारी कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट, ये एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर मालाबार एक्सरसाइज इस एरिया में यही 4 कंट्रीज कंडक्ट करवाती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। मालाबार एक्सरसाइज 1991 में मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई या 1992 में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। ठीक है, तो इसकी डेवलपमेंट भी देखो, इंडिया और यूएसए के बीच इनिशियली ये शुरू हुई 1991 या 1992 में। फिर इसको जापान ने ज्वाइन किया, फिर थोड़ी देर के लिए सिंगापुर भी इसमें ज्वाइन हुआ 1 साल के लिए, और ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया, और बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड को लीव किया, इस सिक्योरिटी पार्टनरशिप को भी इन्होंने लीव कर दिया, मालाबार एक्सरसाइज को। फिर ऑस्ट्रेलिया 2014 में, फिर रिसेंटली 2020 में मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेशन लिया। तो ये थी मालाबार एक्सरसाइज की भी बिल्कुल वैसी ही हिस्ट्री है जैसी क्वाड की हिस्ट्री है। और अब नया जो चीज यहाँ पे बन के आई है वो है ऑकुस। ये जो ऑकुस का जो ये फ्रेमवर्क, नया सिक्योरिटी अम्ब्रेला यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया,
यूके और यूएसए के द्वारा ये जो एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये ऑकुस एक्सक्लूसिवली एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। इसे आप कह सकते हो कि इट इज अ सिक्योरिटी डायलॉग, नॉट क्वाड, राइट? ऑकुस इज देयर टू सप्लीमेंट द कैपेबिलिटीज ऑफ क्वाड. If Quad is working in economic and political dimensions, AUKUS gives a military dimension to this framework. और यूके को इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व किया गया है। तो अब जो जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी आसियान सेंट्रलिटी ना हो, स्पेशली आसियान सेंट्रलिटी हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन जो उनकी इंडो पैसिफिक सेंट्रलिटी है उनकी फॉरेन पॉलिसी में, वो भी इस ऑकुस नाम के जो नया ये अभी बना है कोलिशन, इससे झलकती है, राइट? तो ये सारे पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्वाड इज नॉट मेयरली अ सिक्योरिटी डायलॉग बट इट इज अ मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप। और एक्सपर्ट्स का इसमें क्या कहना है वो हम अभी आगे जानेंगे, ठीक है? अब कुछ ऐसी कंट्रीज है जो क्वाड की फॉर्मेशन से अनहैप्पी भी है। कौन? चाइना, रशिया और आसियान। अब देखो, चाइना और रशिया को तो आपको समझ में आता है कि भैया चाइना और रशिया दोनों नहीं चाहते। चाइना तो चाहता ही नहीं कि इंडिया और यूएसए जैसी कंट्री एक साथ आके यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क बने। अब देखो, चाइना के 3 दुश्मन यूएसए, इंडिया और जापान ये इकट्ठा आ रहे हैं, तो चाइना तो चाहेगा ही नहीं कि ऐसा हो। रशिया क्यों इससे नाराज है? भैया रशिया चाहता नहीं है कि भाई यूएसए यहाँ इतना एंगेज हो जाए। रशिया की प्राइमरीली दुश्मनी यूएसए से है और वो एक इनहेरिटेड दुश्मनी है जो कि यूएसएसआर से रशिया ने लेके रखी हुई है उधार में, ठीक है? आसियान को क्या दिक्कत है भाई? आप ये सोच रहे होंगे आसियान को दिक्कत क्या है इसमें? Why ASEAN is unhappy with this development, especially because they fear of losing ASEAN centrality. पहले क्या होता था? जैसे इंडिया की पॉलिसी थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मेनली आसियान कंट्रीज पे फोकस करती थी, आसियान सेंट्रिक थी। यूएसए की पॉलिसी क्या थी? एशिया पिवट पॉलिसी। वो आसियान कंट्रीज पे प्राइमरीली फोकस करती थी। और जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, उनकी साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक के एरिया में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन किससे थी? आसियान कंट्रीज से इनकी सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन थी। पर अब जब ये पॉलिसी का पूरा रुख ही बदल रहा है, अब जब आसियान को एक जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट के तौर पे रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है और एक नया जियोपॉलिटिकल टर्म इंडो पैसिफिक का प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, इससे आसियान कंट्रीज सबसे पहले फियरफुल है कि हमारा तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा इस एरिया में, बस ये 3-4 लोग ही लड़ते रहेंगे, चाइना, रशिया और इंडिया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान, बस इन 4-5 की ही यहाँ पे डोमिनेंस होगी। हमारी फ्रीडम तो गई। आसियान इसीलिए फियरफुल है इसके बारे में और ये नहीं चाहते कि क्वाड जैसा कोई भी मिलिट्री कोऑपरेशन यहाँ पे फॉर्म हो। बेसिकली क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज की मिलिट्री कैपेबिलिटीज उतनी नहीं है, इनके पास मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। आसियान कंट्रीज को देखो, ये इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग पावर है लेकिन मिलिटरीली ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर यहाँ पे मिलिटरीली इनस्टेबिलिटीज क्रिएट हो जाए इंडो पैसिफिक के एरिया में अगर मिलिटरीली इनस्टेबिलिटीज क्रिएट हो जाए तो दे बिकम वल्नरेबल टू द कैंपिंग कैंपेन्स ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही चल जाएगा जैसे यूएसएसआर और यूएसए पहले क्या करते थे, अपने कैंप को एक्सपेंड करने की कोशिश करते थे। अब अगर फिर से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस एरिया में पैदा हो जाए तो आसियान की जो कंट्रीज है वो इस बात से डरती है कि कहीं हमारा आसियान ग्रुप ही ना टूट जाए। क्यों? कुछ कंट्रीज जाएंगी यूएसए के सपोर्ट में, जैसे सिंगापुर वगैरह कंट्रीज हो गई, कुछ कंट्रीज जाएंगी चाइना के सपोर्ट में, जैसे म्यांमार कंट्री हो गई, है ना? इससे आसियान आपका टूट जाएगा। आसियान एज ए ग्रुप ये खुद ही पूरा नष्ट हो जाएगा। इस वजह से आसियान चाहती नहीं कि जियोपॉलिटिकली इस तरीके की डेवलपमेंट इस रीजन में हो। आसियान कंट्रीज इसीलिए खुश नहीं है इससे। आई होप ऑल द पर्सपेक्टिव्स आर क्लियर। नेक्स्ट, इंडिया के इंटरेस्ट क्या है भैया क्वाड में?
सिंपल सी बात है भैया, क्या क्या कॉन्सेप्ट, ये अभी 2 मिनट में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, हाँ फिर ये पूरा ठीक है हो जाएगा। इंडिया के क्या क्या इंटरेस्ट है क्वाड में? सबसे पहले जो हमने कल के पिछले लेक्चर में भी बात की, ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी PSIR ऑप्शनल के हैं वो इस सीरीज को देख लें, और जो एक प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है हमारे चैनल में, आप एक बार उसको जाके देख सकते हैं। तो जो लास्ट डे का जो हमारा लेक्चर था, आई थिंक कल ही वो लेक्चर हुआ था, तो उसमें हमने ये देखा था कि इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर कैसे है इस रीजन में। तो अगर इस तरीके की कोई ग्रुपिंग फॉर्म होती है तो इंडिया का जो क्लेम है, द क्लेम ऑफ बीइंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, ये और ज्यादा अफर्म हो जाता है। इंडिया की सिक्योरिटी इंटीग्रेशन इस रीजन में और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? इंडिया कैन बिकम ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। दूसरा, टू फिल द पावर वैक्यूम। देखो ये पावर वैक्यूम का जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर के कंटेक्स्ट में, ये फरीद जकारिया का है, नाम को याद रखना। 2 नाम हमने इसमें पढ़े हुए हैं, एक टीवी पॉल सॉफ्ट बैलेंसिंग के कंटेक्स्ट में, एक फरीद जकारिया एक स्कॉलर है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया पावर वैक्यूम का कि ये वैक्यूम क्रिएट कैसे होता है। बेसिकली इन्होंने यही चीजें इलैबोरेट की है। तो इंडिया क्या कर सकता है इसमें, इंडिया के इंटरेस्ट में कैसे है कि यूएसए के फॉल के वजह से और चाइना के उतने ही राइज की वजह से, मतलब यूएसए की पावर जितनी फॉल हुई है चाइना की पावर उतनी ही राइज हुई है, और ये दोनों लगभग लगभग इक्वल पोजीशन में आने लगे हैं। अब जहां इक्वल पोजीशन है तो ये एक दूसरे को रेपेल करने लग जाएंगे इस रीजन में, एक दूसरे को रेपेल करने लग जाएंगे इस रीजन में। इससे क्या हो जाएगा, एक बीच में वैक्यूम जैसा एक एरिया क्रिएट हो जाएगा, पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना चाइना अपने आप को डोमिनेट कर पाएगा, ना यूएसए डोमिनेट कर पाएगा। इनमें डोमिनेटिंग पोजीशन किसकी बनेगी? जिसके पक्ष में इंडिया जैसी पावर होगी। तो इस पावर वैक्यूम को फिल करने की अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, क्वाड जैसा अगर ग्रुप यहां पे फॉर्म होता है। तीसरा, इकोनॉमिकली इंडिया के लिए इसलिए ये इंटरेस्ट में है कि अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स की जो इंडिया की कैपेबिलिटी है इसको मॉडर्नाइज किया जा सकता है। देखो चाइना की थ्रेट की वजह से यूएसए ने इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा दी, और जो चारों बेसिक एग्रीमेंट्स होते थे सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ, कॉमकासा, लेमोआ, बेका और आपका there is another agreement, I am forgetting its name। तो ये जो चारों सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स होते थे यूएसए के साथ, ये इंडिया ने पिछले 3-4 साल में साइन कर दिए। एक तो आपके 2002 में साइन हो चुका था, फिर जो बाकी के 3 है ये 2017 के बाद देखो धड़ाधड़ 1 साल में एक एग्रीमेंट यूएसए और इंडिया के बीच हुआ, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं। इंडिया को इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एक्सेस मिलती है इससे, यूएसए के लॉजिस्टिक्स के लिए, यूएसए की मिलिट्री इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लिए इंडिया को एक्सेस मिलती है, और इससे इंडिया की अपनी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इनकी कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसलिए ये इंडिया के इंटरेस्ट में है। अगला भैया, ये जो एरिया है ना, यहाँ पायरेसी के बड़े चांसेस हैं, मैरीटाइम टेररिज्म के बड़े चांसेस है इस एरिया में। तो ऐसी चीजों को टैकल करने के लिए इंडिया इन सारी कंट्रीज को के साथ कोऑपरेट कर सकता है, क्वाड कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया चाइना को बैलेंस करने के लिए, मैंने कल के लेक्चर में भी बात कही थी, कभी ये मत लिखना कि चाइना को टैकल करने के लिए ये चीज है, नहीं, हमेशा लिखना चाइना को बैलेंस करने के लिए ये चीज आ रही है सामने। जब आप चाइना को टैकल करने वाली बात कहोगे तो आप इसको एक्सक्लूसिवली चाइना सेंट्रिक बना देते हो, लेकिन जब चाइना को बैलेंस करने वाली बात होती है तो इसमें चाइना एक एलिमेंट के तौर पे इंक्लूड होता है, बाकी एरिया ऑफ फोकस भी इसमें जिंदा रहते हैं, ठीक है। सो इट इज मोर इंक्लूसिव इन नेचर दिस बैलेंसिंग चाइना टर्म, ठीक है, ओके। बट कहां बैलेंस करना है क्वाड के थ्रू? इंडो पैसिफिक रीजन में। क्या हम साउथ एशिया में कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो कुछ अलग है। साउथ एशिया में चाइना डोमिनेट कर रहा है इंडिया को, और क्वाड उसमें उतना ज्यादा कर नहीं सकता। क्योंकि इसका स्कोप इतना बड़ा नहीं है कि वो साउथ एशियन कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में ला सके। साउथ एशियन कंट्रीज मतलब आपका पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान तक एक्सपेंड नहीं करता है आपका क्वाड, है ना। इसकी इन्फ्लुएंस आपके
आपके ये बांग्लादेश तक एक्सपेंड नहीं करते हैं। इसकी इन्फ्लुएंस आपके श्रीलंका पे उतनी वहां तक एक्सपेंड नहीं करती है। इसलिए आप इंडो पैसिफिक के एरिया में चाइना को बैलेंस करने की इसके बारे में सोच सकते हैं, पर ये बिल्कुल मत सोचना कि क्वाड इंडिया को एक बैलेंसिंग प्रोवाइड करेगा साउथ एशिया में, ये नहीं हो सकता। एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर oil route and state of Malacca, it is another benefit, we all know this, right? Next, इंडियन पर्सपेक्टिव देखते हैं कि इंडिया इस कोऑपरेशन को कैसे देख सकता है, इंडिया का पर्सपेक्टिव कैसा है। जैसे एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा था कि इंडिया डज नॉट व्यू इट एज अ मिलिट्री अलायंस, और इंडिया किसी मिलिट्री अलायंस में पड़ेगा ही नहीं। ये इन्होंने लास्ट ईयर भी अपना जो शांग्रीला डायलॉग होता है, जिसको ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री कंडक्ट करवाती है ओआरएफ के साथ मिलके, उस शांग्रीला डायलॉग में भी एस जयशंकर ने यही बात कही कि इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्टनर नहीं है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है और क्वाड को इंडिया देखता ही नहीं है एक मिलिट्री अलायंस के तौर पे। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया ऑकस में शामिल नहीं हुआ, ऑकस में शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया अपनी वो इमेज बनाए रखना चाहता है कि वी आर नाम सेंट्रिक। इंडिया साथ में इसको नाम से भी कनेक्ट करते जाओ। इंडिया चाहता ही नहीं है कि जो नाम कंट्रीज हैं, जिसका अभी भी सिग्निफिकेंस है, नाम की सिग्निफिकेंस आज भी है और नाम की सिग्निफिकेंस और ज्यादा होने वाली है नॉन अलाइन मूवमेंट की। क्यों? क्योंकि सर कोलिशन पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ने वाली है। चाइना के राइज के साथ एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो सकती है। उस वक्त एक फॉरेन पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर फिर से नाम प्ले कर सकता है। तो नाम को भी इंडिया लूज नहीं करना चाहता, इसलिए इंडिया किसी भी ऐसी मिलिट्री ग्रुपिंग में शामिल नहीं है, मिलिट्री कोलिशन में शामिल नहीं है। That's why एस जयशंकर said कि इंडिया does not view it as a military alliance, जो हमने पहले बात की। और इंडिया एक इसको another project to secure its strategic autonomy एक इस तरीके से मानता है। एंड इंडिया views it as more comprehensive, collaborative and multi-dimensional platform। एंड एशियन नाटो अगर आप इसे कहेंगे तो ये सही appropriate टर्म नहीं होगी। अगर आप क्वाड को एशियन नाटो कहने लगेंगे, जैसे कई थिंकर्स ने, कई स्कॉलर्स ने कहा, it would not be an appropriate term। क्यों? क्योंकि NATO is exclusively a military alliance। ये एक मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप की तरह है, एक मिनीलैटरल की तरह है, जो इकोनॉमी के डायरेक्शन में, क्लाइमेट चेंज में, जो आपके हेल्थ के डायरेक्शन में कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। एंड नो एग्रीमेंट ऑन अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस। इसको नेटो इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मिलिट्री अलायंस का एग्रीमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको ऑकुस के साथ मिलके देखेंगे, अगर आप ऐसे देखोगे कि ऑकुस और आपका जो क्वाड है ये भाई भाई है, अगर इन दोनों को मिलके देखोगे तो आपको जरूर लगेगा कि एक मिलिट्री अलायंस यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो इंडिया की चालाकी, मिलिट्री अलायंस फॉर्म भी कर दिया, इट इज अ रियलिटी कि यस मिलिट्री कोऑपरेशन इज देयर, लेकिन वो इस तरीके से किया कि पॉलिसी लेवल पे आप कह ही नहीं सकते कि ये मिलिट्री अलायंस है। इट इज अ very clever policy that India has adopted. And central idea of Quad has now shifted to create an alternate supply chain. It is the most important thing कि अब Quad का जो central idea है, जो अभी recent Quad summit भी हुई थी, इनका अब जो रिसेंट आइडिया है वो ये है कि एक ऐसी सप्लाई चेन क्रिएट की जा सके जो कि अल्टरनेट के तौर पे काम कर सके। किसके अल्टरनेट के? चाइना डोमिनेटेड सप्लाई चेन के अल्टरनेट पे। जैसे अभी कोविड-19 पेंडेमिक आई तो चाइना ने बड़ी रोड़े डालने की कोशिश की इंटरनेशनल सप्लाई चेन में। हम तुम्हें एपीआई नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, है ना। चाइना खुद को एजर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज काफी ज्यादा है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ऐसी सप्लाई चेन क्रिएट करने की अब क्वाड कोशिश कर रहा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन में कि जो चाइना के खिलाफ एक अच्छा अल्टरनेटिव दुनिया को दे सके। ठीक है। नॉट ओनली इन हेल्थ सेक्टर सप्लाई चेन, नॉट ओनली इन हेल्थ सेक्टर बट इन अदर क्रूशियल सेक्टर्स एज वेल। आपने अभी देखा होगा कि जो माइक्रोचिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, उसकी बड़ी सारी शॉर्टेज हुई दुनिया में। शॉर्टेज किस वजह से? क्योंकि
सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। और मोस्टली जो ये माइक्रोचिप्स, ये जो सेमीकंडक्टर है, ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? चाइना में, आपके कोरिया में, साउथ कोरिया में, और आपके ताइवान में और यूएसए में। ये 4 ऐसी कंट्रीज है सिर्फ जो सबसे ज्यादा इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके की सप्लाई चेन नई क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्रिटिसिज्म क्या है सर इसका? क्वाड का आप क्रिटिसिज्म कैसे करोगे? सिंपल से है कि भैया क्लाइमेट चेंज के बारे में इसमें बात ही नहीं की इन्होंने, आज अभी तक बात नहीं की क्वाड ने, है ना। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो इन्होंने अभी तक छुआ नहीं है, ठीक है। एंड चाइना व्यूज इट एज ए कोलिशन अगेंस्ट इटसेल्फ। ये भी एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि हम चाइना को ये बताने में नाकाम हुए हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चाइना को ये फील करवाने में वी आर नॉट able to make China feel that it is not a coalition against itself. Next क्या है कि भैया ASEAN countries they are worried about its implications. And next क्या है इसका criticism कि it may hamper India's other engagements like India-Russia engagements. जैसे अभी S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया में डिलीवर होने ही वाला है रशिया से, तो उस वक्त इंडिया और यूएसए की किस तरीके की वहां पे उनके एंगेजमेंट्स होगी? क्या यूएसए इंडिया के खिलाफ स्टेप्स लेगा? क्या इंडिया को कार्सा के तहत वो सैंक्शंस लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो इन सारी एंगेजमेंट्स पे असर पड़ सकता है क्वाड का, है ना। इंडिया और रशिया के बीच जो ग्रोइंग रिफ्ट है ये और ज्यादा ग्रो कर सकती है। और साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में भले ही इंडिया स्ट्रांग हो जाए, लेकिन साउथ एशिया में इंडिया और वीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया, रशिया जो रशिया, चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस है, ये जो तीनों का एक ट्रायंगल है, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया तो यूएसए के पक्ष में जा रहा है। यूएसए चाइना, रशिया और चाइना का दुश्मन है, तो दुश्मन के दोस्त, इस वजह से ये आपको देखने को मिले। तो आई होप लेक्चर वाज very informative for you and it would be helpful for you. You can join our Telegram channel as well. Link is given in the description box. And thank you so much. Share these lectures with your friends as well. And thank you. मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे क्रिप्टो करेंसी और कैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, और PSIR ऑप्शनल में इससे आपको कैसे क्वेश्चन बनता है क्रिप्टो करेंसी में, और मार्क्सिज्म के साथ इसको कैसे आप लिंक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।